पेज नंबर बता दीजिए बस। 22 22 गुड्स एंड फाइनेंस एंड टैक्सेशन में ना। हाँ ठीक, गुड्स एंड जीएसटी ठीक। GST Council has set up a group of ministers to decide on the taxation of luxury, seen and demerit goods. One the compensation case in March 2026. The Lord GST compensation says GST compensation of the state Act 2017 was enacted to divide compensation fees for providing compensation to the states for the loss of revenue arising on account of implementation of the GST. Compensation fees at various rates is divided on luxury, seen and merit goods over the above and above the 28% tax. लग्जरी गुड, सीन गुड और मेरिट गुड क्या होते हैं? तो लग्जरी गुड्स आर गुड्स विच आर नॉन एसेंशियल बट deemed as highly desirable within a culture or society, for example ACD. सीन गुड्स होते हैं गुड्स विच आर कंसिडर हार्मफुल, अनडिजायरेबल कंसिडर डिफिकल्टली स्टेबल बाय सोसाइटी, फॉर एग्जांपल gambling, alcohol. Demerit goods are goods that consumer like but are actually harmful and therefore their consumption is discouraged. For example, tobacco है, तो इसमें चलो सीन गुड और डीमेरिट गुड में अंतर क्या हुआ फिर? वही तो बोल रहे हैं हम भी। मतलब सिन एक सोसाइटी के लेवल पे है थोड़ा और डीमेरिट इंडिविजुअल के कंज्यूमर के बेसिस के लेवल पे है आई थिंक। डीमेरिट गुड को सोसाइटी का डीमेरिट, हाँ डीमेरिट जो है सोसाइटी, टोबैको सो सोसाइटी का एक्सेप्टेड है ना, बीड़ी पीना मतलब एज अ सोसाइटी ठीक है, बहुत लोग पीते हैं। इंडिविजुअल पे ज़्यादा इसका डीमेरिट है। और सिन, सिन एक कलेक्टिव वर्ड हो गया ना, तो ये सोसाइटी के लिए सिन वाला है, जुआ खेलना, दारू पीना। और आता है जीएसटी से। जीएसटी comprehensive indirect tax levied on the supply of goods and services. It is a value-added tax. Under the first Constitutional Amendment Act introduced the GST in 2017. Key feature of GST tax slab है इसमें 0%, 5%, 12%, 18% और 28%. The tax slab है, it is destination-based tax. It levied at each stage of the supply chain. डुअल स्ट्रक्चर है, सेंट्रल जीएसटी है, स्टेट जीएसटी है, डिस्ट्रिक्ट जीएसटी है। वन नेशन वन टैक्स है, रिप्लेस मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस डिवाइड बाय सेंट्रल एंड स्टेट। एंड गवर्नेंस जो है इसके लिए जीएसटी काउंसिल बना हुआ है, की डिसीजन मेकिंग बॉडी। एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क जीएसटीएन है जो प्रोवाइड आईटी सिस्टम आपको जीएसटी पोर्टल। और इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन आईजीएसटी इज कलेक्टेड बाय द सेंटर एंड शेयर विद द रिस्पेक्टिव स्टेट। जीएसटी काउंसिल के बारे में अगर बात करें तो इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एस्टैब्लिश्ड इन द आर्टिकल 279 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016. इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट विद इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर एज चेयरमैन एंड ऑब्जेक्टिव इट इज रिस्पांसिबल फॉर सेटिंग टैक्स रेट, मेकिंग पॉलिसी डिसीजन रिलेटेड टू जीएसटी एंड मेकिंग रिकमेंडेशन टू सेंटर एंड स्टेट। डिसीजन मेकिंग क्या है? डिसीजन रिक्वायर्स ए 3/4 majority of the weighted vote. The state collectively has 2/3 vote. Then weight filed separate as 1/3. And 3/4 majority होनी चाहिए। तो 1/3 तो सेंटर का ही है, तो सेंटर का वर्चुअल वीटो है। About GST appellate tribunal, it is state appellate tribunal, appellate authority established on the 2017 for hearing appeals against orders passed by appellate authority of the GST Act 2020 state GST. It consists of a principal bench in Delhi and various state benches. Principal bench की बात करें तो solely presided over by president and consists of 2 technical members, one each from center and state. GST is the
anticipate appointed by the government after consultation with the chief justice of India or his or her nominee for a tenure of 2 years or until the age of 70 years, whichever is earlier, and shall be visible for his appointment. एक्साइज ड्यूटी के बारे में बात करते हैं। एक्साइज ड्यूटी इज ए टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स व्हिच इज एप्लीकेबल ऑन द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एंड यूज्ड फॉर कंजम्पशन विद इन इंडिया। एक्साइज ड्यूटी मतलब गुड्स मैन्युफैक्चर्ड या कंजम्पशन विद इन इंडिया अपोज टू कस्टमर्स ड्यूटी चार्ज ऑन गुड्स फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम so is responsible for collecting the excise duties, CBC. And at the central level, excise duty earlier used to be levied as central excise duty. However, GST subsumed many types of excise duty. Today, excise duty applies only on petroleum. Excise duty on alcohol and alcoholic preparation and narcotic substance is now collected by the state government and it's called the state excise duty. Inverted duty structure क्या होता है? The Ministry of Commerce and Industry shares items to Ministry of Commerce to address inverted duty structure. About inverted duty structure, the refer to a situation where import duties on the input goods are higher than on the finished goods. The import duty on the input goods are higher than the finished goods ज़्यादा आने लगते हैं. In other words, GST get paid on the purchasing more than GST get paid equal of sales. Impact of inverted duty structure. So expensive inputs make product costly, affect domestic industry, make it difficult to compete in the export market. Taxpayers who face an inverted duty structure will always have input tax credit in their GST electronics debit ledger. They create working capital which is covered taxpayer as their resource remain blocked in the form of input tax credit due to high tax input. Also, good and water duty structure is to refund related issues. लास्ट का दोनों इम्पैक्ट थोड़ा समझाइए बस। लास्ट का 2 इम्पैक्ट बताइए। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है? तो अगर तुमको हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं मोबाइल की या हम फार्मास्यूटिकल मतलब कॉम्बी प्लान बनाते हैं, तो कॉम्बी प्लान बनाते हैं तो पैरासिटामोल के लिए जो भी हमें रॉ मटेरियल होगा हम चाइना से इंपोर्ट किए। अरे वो इन्वर्टेड ड्यूट वो समझ गए ये नहीं तो उसी को बता रहे कैसे होगा। तो चाइना से तो हम इंपोर्ट किए तो हम उस पर टैक्स ज्यादा दिए, जीएसटी ज्यादा लगा ना। लेकिन जब हम प्रोडक्ट को बेचे तो जीएसटी कम लगा। तो जीएसटी जब ज्यादा दिए और फाइनल पर हमारा जीएसटी कम लगा तो इसका मतलब कि हमें क्रेडिट हमारा मतलब जीएसटी खरीदने में ज्यादा लगा और बेचने में कम। इसका मतलब कि हमारा सरप्लस है ना। जीएसटी का तो मेथड ये है ना कि जैसे कि जितना ज्यादा वो जितना टैक्स पर लेवल पर लगता है ना, तो अगर पहले का टैक्स ज्यादा लगा है तो तुमको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा वो। मान लो तुम रॉ मटेरियल पर 10% टैक्स दिए और तुम जब बेचोगे तुम्हें टैक्स कितना मिला? 6 रुपया। 4 रुपये का टैक्स क्रेडिट हो जाता है। आईटीसी रिटर्न होता है इसलिए यहाँ पर टैक्स ज्यादा लगा था इनपुट में और आउटपुट पर टैक्स कम लगा। तो हमने समझ गए समझ गए। तो उसकी वजह से वर्किंग कैपिटल इशू आ गया, हम टैक्स ज्यादा दिए थे। हाँ, हमारा रिसोर्स ब्लॉक हो गया उतनी देर के लिए। भले बाद में मिल जाएगा लेकिन अभी तो ब्लॉक हो गया ना। ठीक। तो ये होता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। सही है। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस एंड इंडेक्सेशन बेनिफिट्स। तो लोकसभा क्लियर्ड अ फाइनेंस बिल इन 2024 अमेंडिंग द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स प्रोविजन ऑन द मूवेबल प्रॉपर्टीज। कैपिटल टैक्स गेन क्या होता है? तो टाइप ऑफ कैपिटल टैक्स गेन में एक शॉर्ट टर्म
आता है कैपिटल टैक्स गेन, एक लॉन्ग टर्म आता है। शॉर्ट टर्म्स में ये 24 महीने यानी 2 साल से कम का होगा लाइक रियल इस्टेट, और लेस देन 12 मंथ्स का होगा इन सिक्योरिटीज सच एज स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड। लॉन्ग टर्म है तो मोर देन 36 मंथ्स होगा फॉर मूवेबल एसेट्स, एंड मोर देन 12 मंथ्स का होगा लिस्टेड इक्विटी शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स में, मोर देन 24 मंथ्स का होगा इमूवेबल एसेट्स में और अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में। ये होल्डिंग पीरियड के हिसाब से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिवाइड किए गए हैं कैपिटल गेन टैक्स। तो जो की प्रोविजंस ऑफ जो अभी अमेंडमेंट किया गया है फाइनेंस बिल 2024 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के लिए ऑन इमूवेबल प्रोसेस, उसमें क्या क्या है, तो एबॉलिशमेंट ऑफ इंडेक्सेशन बेनिफिट कर दिया गया है। तो द अमेंडमेंट कंटिन्यूज द अबॉलिशमेंट ऑफ इंडेक्सेशन बेनिफिट अनाउंस इन 2024-25 के बजट, बट अलाउज ग्रैंड फादरिंग फॉर प्रॉपर्टीज एक्वायर्ड बिफोर 23 जुलाई 2024। ग्रैंड फादर क्लॉज अलाउ करता है प्रॉपर्टीज परचेस्ड बिफोर द कट ऑफ डेट टू स्टिल बेनिफिट फ्रॉम द इंडेक्सेशन डिस्पाइट द न्यू रूल्स फॉर फ्यूचर एक्विजिशन। चॉइसेस ऑफ टैक्स पेयर्स क्या है, तो द अमेंडमेंट प्रोवाइड्स टैक्स पेयर विथ अ चॉइस टू पे दी लोअर टैक्स अमाउंट। ओल्ड स्कीम में बोला गया था 20% जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना है विथ इंडेक्सेशन ऑन प्रॉपर्टीज एक्वायर्ड बिफोर 23 जुलाई 2024। न्यू स्कीम बोल रही कि 12.5% देना है विदाउट इंडेक्सेशन, एंड रिड्यूस फ्रॉम दी अर्लियर 20% से रिड्यूस कर दिया गया इसको 12% तक। एंड फॉर प्रॉपर्टीज परचेज आफ्टर 23 जुलाई 2024 ओनली दी न्यू स्कीम इज अप्लाइड। पहले में जो खरीदा गया उसमें अपना वॉलंटरी है जो चाहिए वो लो। तो इंडेक्सेशन बेनिफिट अप्लाई ओनली टू गेंस एंड विल नॉट अप्लाई टू इन लॉसेस। अगर इनकट हो गया है इस बीच खरीदे महंगे में बेच सस्ते में दिए तो उसमें नहीं लगेगा। इन्हेंस्ड एग्जेम्पशन, तो एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स एंड बिजनेस ट्रस्ट यूनिट्स हैज इंक्रीज फ्रॉम 1 लाख टू, अब एग्जेम्पशन लिमिट अब 1.25 लाख कर दी गई है ये सब में म्यूचुअल फंड वगैरह में लगाने में। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स फॉर दीज एसेट्स हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 10% से 12.5% बढ़ा दिया गया है, तो 12.5% अपना यूनिफॉर्म हो गया है। What is indexation and how it is calculated? Indexation refers to the adjusting the purchase price of an asset for inflation while computing the capital gain. The cost inflation index क्या होगा, तो is used in the calculation of inflation adjusted prices of an asset which estimates the increase in an asset's price as the result of inflation. It's notified each year by income tax department and is defined under the section 48 in the income tax act of 1961. इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइस जो होती है इज इक्वल टू जो है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ सेल डिवाइड बाई कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ परचेज एंड एक्चुअल परचेज प्राइस ऑफ इनटू करेंगे एक्चुअल परचेज प्राइस ऑफ द एसेट। तो जो है इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइस मान लीजिए जो है अभी का कोई प्राइस देना है, तो एक्चुअल प्राइस ऑफ एसेट कोई मान लीजिए लैंड खरीदे 1 करोड़ की लैंड लिए, तो जो है उसका इन्फ्लेशन इंडेक्स कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ अभी इस साल बेच रहे हैं तो अभी का लगेगा डिवाइडेड बाई मान लीजिए 2015 में खरीदे थे तो उस समय का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लगेगा, तो वो जो आएगा वो इन्फ्लेशन इंडेक्स प्राइस आएगी। द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन क्या होता है, तो ये अलाउज टैक्स पेयर टू न्यूट्रलाइज द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन वाइल लोअरिंग द टैक्स लाइबिलिटी एंड जो है इंश्योर दैट टैक्स पेयर आर टैक्स्ड ऑन रियल गेन्स देन द गेन्स एट द प्रिवेलिंग प्राइसेस विच आर द रिजल्ट ऑफ जनरल इंक्रीज इन द प्राइस एंड नॉट द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसीलिए इंडेक्सेशन जरूरी होता है। हाँ मतलब एक तो साला जो है हम टैक्स दे रहे हैं उस पर कैपिटल गेन पे, ऊपर से हम इन्फ्लेशन पे भी टैक्स देंगे, नहीं तो फिर क्या मतलब है। आज हम 1 करोड़ करते 10 साल बाद उसको 3 करोड़ हो गई। हाँ और साला इन्फ्लेशन बढ़कर के 3 करोड़। हाँ इन्फ्लेशन बढ़ के तो क्या हो गया, कैपिटल गेन 0 हुआ मान लो हमको। हाँ कैपिटल गेन तो 0 हो, 2 करोड़ का टैक्स भी है। हाँ पेपर
entitled towards tax justice and wealth redistribution in India. Released by World Equality Lab proposes wealth tax and inheritance tax on rich to address inequality in India. What is inheritance tax? Inheritance tax is levied on property or assets inherited upon an individual state. It differs from estate tax, which is levied on the total value of the deceased person's estate, and it is levied in Japan, South Korea, and USA, etc. Potential benefits can increase revenue, reducing wealth inequality and intergenerational equity, promoting meritocracy. Implication: potential tax evasion of सकता है, discourage saving and investment, double tax taxation of income, etc. History of inheritance tax in India. So in India currently there is no inheritance tax. Earlier estate duty was imposed in 1953. The high tax rate up to 85% made it unpopular, leading to abolition in 1985. Similar to estate duty, gift tax, wealth tax were imposed in India. These were abolished in 1998 and 2015 respectively. However, gift tax was reintroduced in 2004. Upon gift tax, under gift tax, any gift receiving exceeding 50,000 in a financial year is added to the person's income from other sources and taxed according to the income tax law. Exception include donation, inheritance, and gift from relatives, gift to the wedding, etc. Wealth income inequality in India. So, according to income and wealth inequality in India, 1922 to 2023, the rise of the billionaire Raj, a study of world inequality law. Top 1% जो है controls 40% of the total wealth, while bottom 50% controls only 6.4% of the total. Inequality in India declined post-independence, began rising in 1980 and has skyrocketed since 2000. Commitment to reducing inequality. Index 2024, India ranked 127 out of 154 countries in index. Released by Oxford Developmental Finance International. Nepal 15 and Sri Lanka 118 have performed better than India. नेक्स्ट है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन डायरेक्ट टैक्सेस हैज साइंड द हाईएस्ट एवर रिकॉर्ड 125 APAs इंक्लूडिंग द यूनिलैटरल एंड बायलैटरल APAs इन फाइनेंशियल 2023-24 विथ इंडियन टैक्स पेयर्स। तो ये है हाईएस्ट एवर 125 जो है APA एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट साइन हुए हैं यूनिलैटरल बायलैटरल मिला के टैक्स पेयर्स के साथ। तो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट क्या होता है? ये एक एग्रीमेंट है बिटवीन टैक्स पेयर एंड टैक्स अथॉरिटी। दे एंडेवर टू प्रोवाइड सर्टेनिटी टू टैक्स पेयर इन डोमेन ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग बाय स्पेसिफिक मेथड ऑफ प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होती है? प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज बिटवीन कंपनीज दैट आर अंडर द कॉमन ओनरशिप ऑफ कंट्रोल। एक ही ग्रुप के है सारी। तो APA जो है हेल्प करते हैं डिटरमाइन आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इन एडवांस फॉर मैक्सिमम ऑफ 5 फ्यूचर ईयर के लिए कर देंगे। आर्म लेंथ प्रिंसिपल ऑफ प्राइसिंग स्टेट दैट प्राइस एग्रीड इन अ ट्रांजैक्शन बिटवीन 2 रिलेटेड पार्टीज मस्ट बी सेम एज द प्राइस एग्रीड इन दी कंपेरेबल ट्रांजैक्शन बिटवीन 2 अनरिलेटेड पार्टीज। तो अपना रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और रिलायंस टेलीकॉम में मान लीजिए वो करना है तो दोनों अनरिलेटेड हो, जिस तरह करते हैं उसी तरह उसमें भी करेंगे। इज आर्म लेंथ प्रिंसिपल। Taxpayers has option to roll back the APA for 4 preceding years and as a result of which tax certainty is provided for 9 years। तो 5 साल के बाद जो है 4 साल के लिए और कर सकते हैं, तो तुरंत 9 साल का मिल जाएगा अपने। टाइप्स ऑफ एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट क्या है? यूनिलैटरल, बायलैटरल, मल्टीलैटरल। यूनिलैटरल इन्वॉल्व्स ओनली द टैक्स पेयर एंड द टैक्स अथॉरिटी ऑफ देयर कंट्री। बायलैटरल में टैक्स पेयर्स के साथ साथ टैक्स अथॉरिटी एंड एसोसिएटेड इंटरप्राइजेज एंड करस्पॉन्डिंग फॉरेन टैक्स अथॉरिटी, जो जिससे भी बायलैटरल साइन हुआ है अपना। मल्टीलैटरल में टैक्स पेयर मल्टीपल एसोसिएटेड इंटरप्राइजेज इन डिफरेंट कंट्रीज एंड देयर रिस्पेक्टिव टैक्स अथॉरिटीज। मल्टीलैटरल एग्रीमेंट हो जाएगा। इंडियन एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट रजीम तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने नोटिफाई किया है स्कीम इन 2012 थ्रू इंसर्शन ऑफ
सेक्शन 92 CC एंड 92 CD इन इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961, साइन बिटवीन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन एंड एनी पर्सन टू डिटरमाइन दी ALP फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। एंड नेचर ऑफ स्कीम जो है ये वॉलेंट्री है एंड सप्लीमेंट्स अपील एंड अदर डबल टैक्सेशन अवॉइडमेंट एग्रीमेंट मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग ट्रांसफर प्राइसिंग डिस्प्यूट्स। टर्म ऑफ APA बताया मैक्सिमम 5 years। रोल बैक प्रोविजंस हैं, अलाउज एग्रीड जो है ALPs टू बी रोल्ड बैक टू अ पीरियड ऑफ अ कमेंसमेंट ऑफ द एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन जो होता है CBDT एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, फॉर्म हुआ था अंडर दी सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 में, रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स लॉज थ्रू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट and work under the Department of Revenue, Ministry of Finance, and responsible for administration of direct tax laws through the Income Tax Department. डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट तो इंडिया एंड मॉरिशस ने साइन किया है, अभी रेटिफाइड नहीं हुआ है, प्रोटोकॉल अमेंडिंग द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। एंड की चेंजेस इंट्रोड्यूस बाय द अमेंडमेंट क्या है, तो अमेंडमेंट इंक्लूडेड प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट to avail benefit under the double taxation avoidance agreement to plug the abuse of treaty for tax evasion and avoidance। तो जो principal purpose test है lays out the condition that tax benefit under the treaty will not be applicable if obtaining that duty benefit was the principal purpose of any transaction arrangement। An amendment of DTA made it compliant with the base erosion and profit shifting minimum standards। तो प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट ये बोलता है कि भाई टैक्स बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा जो केवल इसी काम की यही फ़ायदा लेने के लिए ही किया ही ये ट्रांजैक्शन। और बेस इवेजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या होता है, ये रिफर्स टू टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटजीज यूज्ड बाय द मल्टीनेशनल कंपनी टू एक्सप्लॉइट गैप्स एंड मिसमैचेस इन द टैक्स रूल्स टू अवॉइड पेइंग टैक्सेस, एंड दिस इज डन बाय आर्टिफिशियली शिफ्टिंग प्रॉफिट्स फ्रॉम हायर टैक्स टू द लोअर और नो टैक्स लोकेशन, और टैक्स हेवेंस बोलते हैं इनको, वेयर देयर इज ए लिटिल और नो इकोनॉमिक एक्टिविटी, और बाय इरोडिंग टैक्स बेस थ्रू डिडक्टेबल पेमेंट सच एज इंटरेस्ट और रॉयल्टीज़। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट तो इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज और टेरिटरीज विथ एन ऑब्जेक्टिव टू अवॉइड डबल टैक्सेशन ऑन सेम डिक्लेयर्ड एसेट इन टू डिफरेंट कंट्रीज और टेरिटरीज। इंडिया मॉरिशस ने पहली बार 1982 में साइन किया था, 2018 में अमेंडमेंट 16 में अमेंडमेंट हुआ था। सिग्निफिकेंस क्या है, इट प्रमोट्स द क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट बढ़ाता है बाय रिड्यूसिंग द टैक्स बर्डन ऑन फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड इंश्योर द इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ राइट टू टैक्स बिटवीन द सोर्स एंड रेजिडेंट कंट्री। म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर्स क्या होता है, MAP इज एन अल्टरनेटिव अवेलेबल टू द टैक्स पेयर फॉर रिजॉल्विंग डबल टैक्सेशन डिस्प्यूट्स विद जुडिशियल और इकोनॉमिक इन नेचर, and it is a mechanism laid down in the tax treaties like DTA to ensure that taxation is in accordance with the tax treaty। और tax treaty is a bilateral two-party agreement made up of two countries to resolve issues involving the double taxation of passive and active income of each of their respective citizens। डिफरेंस क्या होता है म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर्स और एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट में, तो MAP resolves transfer pricing disputes while APS prevents the transfer pricing, और ये इसको रिजॉल्व करता है, हो गया ट्रांसफर डिस्प्यूट्स को। टैक्स पेयर्स फाइल MAP फॉर पेंडिंग डिस्प्यूट्स वाइल दे ऑप्ट फॉर APA फॉर सेम ट्रांजैक्शन फॉर फ्यूचर ईयर्स के लिए APA साइन करेंगे और MAP पेंडिंग डिस्प्यूट्स के लिए। ये हो गया। सब MNCs की चोचलेबाजी है। चलो तो भैया हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्या है, ये ग्लोबल ट्रेड। कब से आया होगा, जब से 6:45 बजे का आया हूँ, सही मैं पढ़ने लगा हूँ। UN ग्लोबल treaty, tax treaty, the UN ad-hoc committee to draft terms of reference for the United Nations Framework Convention on International Tax Cooperation approved the package of guidance for UN global tax commission। तो
establishing a global sensitivity for legitimate, fair, stable, inclusive, and effective international tax system. Developing countries, including India, largely voted in favor of the British of research, while industrialized nations such as Australia, Iran, Japan, USA voted against it. यूएन ग्लोबल टैक्स कन्वेंशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो एक्सीलरेटिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट अवार्ड एक्शन एजेंडा ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट, मोबिलाइजिंग डोमेस्टिक रिसोर्सेज, एडजस्टिंग टैक्स कोऑपरेशन, कमिटमेंट एडजस्ट टैक्सेशन पॉलिसी फॉर इनकम फ्रॉम क्रॉस बॉर्डर सर्विसेज, इफेक्टिव म्यूचुअल असिस्टेंस, एड्रेसिंग illicit financial fraud and unfair taxing, rights allocation. अगर ग्लोबल इनिशिएटिव पर ग्लोबल टैक्स और प्रिवेंटिव टैक्स अवॉइडेंस देखा जाए तो OECD ग्लोबल मिनिमम टैक्स है बेस्ड ऑन द ग्लोबल एंटी बेस रेटिंग मॉडल रूल्स इट मैंडेट्स MNC to pay the minimum tax rate in each jurisdiction where they operate, reducing profit shifting initiative. It imposes a minimum tax of 50% on corporate profit. OECD G20 inclusive framework of BEPS, which region and profit shifting. It is a global initiative that brings together 147 countries and jurisdictions, including India, to fight tax avoidance and ensure fair tax practices. Established in 2016, it later adopted two-pillar approach. Pillar 1, reallocation of part of largest and most profitable multinational enterprises to countries where their consumers are present, and pillar 2, global minimum corporate tax of 50% for each. Multilateral convention to implement tax treaty related measures to prevent BEPS. It aims to update international tax laws and lessen opportunity for tax avoidance for multinational enterprises. India signed the convention in 2017. नेक्स्ट है ड्यूटी ड्रॉबैक. तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स सिविक will electronically disburse the duty drawbacks amount directly to the exporter bank account using the public finance management system. ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है? अंडर सेक्शन 75 ऑफ द कस्टम एक्ट ऑफ 1962, रिबेट custom duty chargeable on any import material or excisable material used in the manufacture of export goods. It helps exporters offset some of the cost occurred during the export process, particularly in the supply of the value chain. CIVIC जो है is a part of Department of Revenue under the Union Ministry of Finance, and it deals with the task of formulation of policy and administration of matters concerning levy and collection of the custom, central excise, central GST, IGST and prevention of smuggling. नेक्स्ट विंडफॉल टैक्स. विंडफॉल टैक्स जो है सेंटर ने रिड्यूस किया है ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड क्रूड ऑयल. विंडफॉल टैक्स इज टैक्स इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट्स ऑन सर्टेन इंडस्ट्रीज that experiences significantly above average profits due to the favorable economic conditions. The purpose is to redistribute the excess profit in one area to raise the fund for the greater social goods, and the government justify the tax by asserting that these profits are not solely due to the tax entity's effort but also due to external forces. तो ये विंडफॉल टैक्स इम्पोज बाय द गवर्नमेंट ऑन सर्टेन इंडस्ट्रीज दैट एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंटली अबव एवरेज ग्रोथ जिनकी आती है ड्यू टू फेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशन. तो विंडफॉल वहाँ पे आ गया तो उन पे टैक्स लगेगा. विंडफॉल प्रॉफिट हुआ तो विंडफॉल टैक्स लगेगा. पेमेंट सेटलमेंट एंड financial market. The digital public infrastructure, the report of India's G20 task force on digital public infrastructure was released by India's G20 task force on digital public infrastructure for economic transformation, financial inclusion and development. The key highlight क्या थे? The report defined digital public infrastructure and outlines a three-part framework.
global digital public infrastructure and law. And in digital public infrastructure, it is a set of shared digital system that should be secure and interoperable, can be built on open standard specifications to deliver and provide equitable access to public and private services at societal level, and are governed by applicable legal framework and enabling room to drive development, inclusion, innovation, trust and competition and respect for human rights. What is not DPI? So interventions which are complementary to DPI, for example, connectivity infrastructure that includes individual access to mobile and internet via physical infrastructure, and digital processes that may not enable private innovation. For example, digitizing existing physical process or workflow to create a job. India's digital public infrastructure. India's state is India's own fundamental digital public infrastructure consists of three interconnected areas: identity layer, payment layer, and data governance layer. Identity layer through Aadhaar, payment layer through UPI, and data governance layer through DigiLocker. The initiative for global advancement of digital public infrastructure one future reliance on it. It is a voluntary initiative proposed by G20 Index presidency. One need to build capacity and provide technical assistance and adequate funding support for implementing DPI in rural middle-income countries. The global DPI repository announced the launch of the G20 Virtual Summit 2023 to establish a focused institution working on DPI. Social Impact Fund was also announced for respecting DPI implementation into global south. EU Trade and Technical Council, India and Japan are agreeing to take steps to accelerate the development and deployment of digital public infrastructure. नेक्स्ट इज़ यूपीआई अपना। तो एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड हैज़ पार्टनर्ड विद ट्रिनिडाद एंड टोबैगो टू डेवलप अ यूपीआई लाइक सिस्टम पेमेंट सिस्टम टू एडवांस द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ यूपीआई। तो ट्रिनिडाद टोबैगो कैरेबियन कंट्री से अपना बनाए हैं पार्टनरशिप। अदर कंट्रीज़ टू सपोर्ट यूपीआई में कौन कौन हो चुका है? श्रीलंका में आ रहा है, मॉरिशस में, फ्रांस, यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल। तो एक तो अगल बगल वाले हो गए अपना नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मॉरिशस। एक यूएई है अपना, सिंगापुर है, फ्रांस है। इतने लोग में यहाँ जगह यूपीआई शुरू हो गया है। यूपीआई जो है 2016 में लॉन्च हुआ था। इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम डेवलप्ड बाय द एनपीसीआई है। एनपीसीआई वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 2008 बाय आरबीआई एंड आईबीए अंडर द प्रोविजन ऑफ पेमेंट सेटलमेंट एक्ट ऑफ 2007 बनाया गया था एनपीसीआई। एनपीसीआई इज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन for operating retail payment and settlement system in India, and UPI powers the multiple bank accounts into a single mobile applications and of any participating bank, merging the several banking features seamlessly, fund routing and merchant payment into one hood. It also caters the peer-to-peer collector request which can be scheduled and paid as per the requirement and convenience. एंड आरबीआई इंक्रीज यूपीआई लिमिट जो है 1 लाख टू 5 लाख पर ट्रांजैक्शन जो है 5 लाख तक का यूपीआई का किया सकता है। यूनिक फीचर ऑफ यूपीआई क्या क्या है? इमीडिएट मनी ट्रांसफ़र होता है टू मोबाइल डिवाइस 24/7 365 डेज। सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन फॉर एक्सेसिंग डिफरेंट बैंक अकाउंट को एक ही यूपीआई से कनेक्ट कर सकते हैं, एक ही मोबाइल से। सिंगल क्लिक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड प्रोवाइड फॉर अ very strong feature of seamlessly single click, and virtual address of the customer for pull and push provider for incremental security, और merchant payment with a single application और in payment application हो जाता है। utility bill payments तो ओवर द काउंटर पेमेंट, QR कोड पेमेंट, ये सब अपना तुरंत खटाखट यूटिलिटी पेमेंट होता है। डोनेशंस, कलेक्शन, डिसबर्समेंट स्केलेबल है। रेजिंग द कंप्लेंट फॉर मोबाइल ऐप जो है से डायरेक्टली हम यूपीआई के में ही कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। तो बहुत तगड़ी चीज़ है, इतना हम लोग को पता नहीं चलता है, लेकिन
बाहर जाएंगे समझ में आएगा। यूपीआई बहुत तगड़ा चीज़ है। वेरिएंट ऑफ यूपीआई का क्या बन निकाले गए कुछ, एक तो यूपीआई 123 पे है, मार्च 2022 में स्टार्ट हुआ था। तो जो स्मार्टफोन नहीं है, जो फीचर फ़ोन यूज़र्स हैं, उनको भी यूपीआई यूज़ कर सकते हैं, मतलब जहाँ इंटरनेट नहीं है उसमें भी। इट इज़ अवेलेबल इन 12 लैंग्वेजेस एंड टेक्नोलॉजी अल्टरनेटिव्स लाइक IVR नंबर, ऐप फंक्शनैलिटी, मिस्ड कॉल, प्रॉक्सिमिटी, साउंड बेस्ड पेमेंट्स, ये सब इसमें यूज़ की गई हैं टेक्नोलॉजीज। क्योंकि इंटरनेट है नहीं तो ये सब का यूज़ करके बनाया गया है। RBI इनहांस द पर ट्रांजेक्शन लिमिट, तो यूपीआई 123 पे में 10,000 तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल यूपीआई में 5 लाख है, इसमें 10,000 है। फिर एक यूपीआई लाइट है, तो इट अलाउज यूज़र टू मेक लो वैल्यू ट्रांजेक्शन विदाउट इंटरिंग दी यूपीआई पिन भी इंटर नहीं करना है, डायरेक्टली आप स्कैन करके डाल सकते हैं। RBI इनहांस ट्रांजेक्शन लिमिट टू 1000 कर दी है, पहले 500 था, 1000 कर दिए हैं। एंड ओवरऑल जो है उसको वॉलेट लाइट, यूपीआई लाइट का वॉलेट होता है, तो वॉलेट की जो लिमिट है ये जो है 5,000 कर दी है। 5,000 रुपये वॉलेट में रखिए और उसमें से 1,000 करके अपना जो है बिना पिन डाले डालते रहिए। यूपीआई लाइट इनिशिएटिव ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ यूपीआई का क्या है, तो एक अपना तो वही NIPL जो है, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, ये सेटअप किया गया 2020 में NPCI के द्वारा। यूपीआई ग्लोबल एक्सेप्टेंस, तो इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट्स के रूप में इट इनेबल्स यूज़र टू मेक QR कोड बेस्ड पेमेंट एट सेलेक्टेड इंटरनेशनल मर्चेंट लोकेशंस डायरेक्टली फ्रॉम देयर इंडियन बैंक अकाउंट से कर सकते हैं। लाइक जैसे अपना जो बुर्ज खलीफा वलीफा में और ये UAE में मॉल्स में डायरेक्टली यहाँ के SBI के बैंक के थ्रू QR कोड से हो जाता है। फॉरेन इनवर्ड रिमिटेंसेस, तो enables UPI users to receive remittances directly into their UPI linked bank account at participating bank. Inclusion of NRIs, तो UPI has been extended to include NRIs with non-resident external account, and NROs stand for the non-resident ordinary accounts, उसमें को भी है। UPI one word, travelers visiting India can seamlessly transact from merchant and vendors across India that accept the UPI payments to ट्रेवलर्स, फॉरेन ट्रेवलर्स के लिए यूपीआई वन वर्ड। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट नेक्सस, तो RBI ने ज्वाइन किया प्रोजेक्ट नेक्सस। प्रोजेक्ट नेक्सस जो है मल्टी लेटरल इंटरनेशनल इनिशिएटिव है टू इनेबल इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट्स बाय इंटरलिंकिंग दी डोमेस्टिक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम जो है अलग अलग जगह के, उनको लिंक करने का। एंड इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम जो है एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम होता है विच फैसिलिटेट इंटरबैंक फंड ट्रांसफर एंड सेंड कंफर्मेशन ऑफ पेमेंट टू द रिसीवर एंड ओरिजिनेटर विद इन द मिनट्स और लेस। लाइक यूपीआई अपना एक इंडिया का डोमेस्टिक IPS है, कंसेप्चुलाइज्ड बाय द इनोवेटिव हब ऑफ द बैंक्स ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, उसके द्वारा किया गया है, जो कि 1930 में इस्टेब्लिश हुआ था। बेसेल में इसका स्विट्जरलैंड में हेड ऑफिस है एंड ओन्ड बाय द 63 सेंट्रल बैंक्स इंक्लूडिंग द RBI। इट विल कनेक्ट IPS ऑफ 4 एशियन कंट्रीज, तो एशियन में मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, कंट्री को इंडिया से जो है जोड़ेगा। हेलो, हाँ बोस, हेलो हेलो, हाँ बोस, आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। अभी नहीं। तो एम इसका है टू अचीव G20 टारगेट ऑफ इनेबलिंग फास्टर, चीपर एंड मोर ट्रांसपेरेंट एंड एक्सेसिबल क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। तो ये हो गया प्रोजेक्ट नेक्सस। तो सेबी के बारे में देखते हैं आप, है ना? तो सेबी जो है इसे फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स अमेंडमेंट रेगुलेशन 2024 टू अमेंड एग्जिस्टिंग सेबी foreign venture capital investor regulation 2000. Who is foreign venture capital investor? They are investor incorporated outside India registered under foreign venture capital investors regulation. Foreign venture capital institutions, so investors make investment in venture capital fund registered with SEBI or venture capital undertaking in India, company not listed in major stock exchanges. Venture capital fund is used for high risk, high return investment in return for equity stakes in businesses. Venture capital fund are governed by SEBI. Key highlight of the new regulation to require foreign venture capital investor applicants to obtain a registration certificate from designated depository
participant before dealing with FBCI. Depository participant. Sorry, designated depository participant means a bank authorized by SEBI for issuing registration certificate. Broader eligibility criteria for FPCI with some conditions from existing entities like investment companies, pension fund, etc. to resident Indians, NRIs and OCIs, contributing to FPCI corpus without having control over it. SEBI headquartered in Mumbai. Genesis constituted a non-statutory body in 1988 through a resolution of Government of India. Established a statutory body in 1992 under SEBI Act 1992. Objective is to protect the interest of investors in security and promote the development of and to regulate the security market. Function is to protect the interest of investors to security market and regulate it to regulate the business operations and business operation to provide a regulatory framework for stock brokers, portfolio managers, and other intermediaries, prohibiting fraudulent and unfair trade practices, including insider trading, to educate investors about security markets and their intermediaries. Recent initiative SEBI का ESCO 2.0 ensures the redressal of investors' complaint and within 21 calendar days from the received date. It also introduces auto routing of complaint to the concerned regulatory entity. Prohibition of insider trading regulation. SEBI amended regulation to give flexibility to insider traders for trading plans, that PTI. Insiders have a narrow window to carry out trade to avoid insider trading. Insider trading refers to any person in a company who has access to unpublished price-sensitive information. They have to give a trading plan specifying share price, transaction date in advance. Credit default swap क्या होता है? SEBI allowed mutual fund to buy and sell credit default swap to improve liquidity in corporate bond market. A credit default swap is a financial derivative that lets an investor transfer credit risk to another party. It functions like insurance protecting against defaults by the bond borrower with the premium payment or to insurance contracts in the bond market. Pump and dump scheme. SEBI banned individual for operating pump and dump scheme. It is a manipulation activity involving artificially inflating a stock price through false and misleading information or recommendation. It is done only to sell a stock at an price. Under SEBI guideline, it is completely banned. Exchange traded fund. SEBI raised investment limit for passive funds and ETF. Passive funds are the funds which invest in a particular index in a similar proportion to generate returns similar to the index. ETF are marketable securities that track an index, a commodity, bonds, or a basket of assets like an index fund. Clearing corporation. SEBI formed USA Thorat Committee to review ownership and economic structure of clearing corporation. Clearing corporation manages clearing and settlement of trades on stock exchanges. Clearing corporation, stock exchange and depository together for market infrastructure institution. Influencers क्या होते हैं? तो SEBI prohibited regulated entities from engaging with unregistered influencers and introduces delisting framework for investment and holding companies. Influencer is a person sharing financial advice on a topic like stock trading, mutual funds and insurance, primarily via social media. फिर आता है settlement cycle. तो SEBI introduces beta version of T+0 rolling settlement cycle on optional basis in addition to the existing T+1 settlement cycle in the stock market. Settlement cycle क्या होता है? It refers to the period within which security and funds are delivered and settled after a trade is executed between buyer and seller. In 2023, Indian exchange shifted to T+1 settlement cycle, one day settlement from T+2 settlement cycle.
plus zero settlement cycle refers to a system where settlement of trade shall happen on the same day after the closure of the market. Benefits of shortened settlement cycle क्या है? Enhanced liquidity management. It enables investors to quickly reinvest or display capital into new opportunity. Enhanced liquidity management, increased trading opportunity, allows investors for swiftly respond to market change and execute traders. Global competitiveness, attract foreign portfolio investors by enhancing market appeal. हो गया. नेक्स्ट इज NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. सेबी ने अप्रूव किया है 10 टाइम्स हाइक इन NSE's ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल टू 500 करोड़. तो जो है NSE का जो हेडक्वार्टर मुंबई में है, इनकॉर्पोरेटेड इन 1992, रिकॉग्नाइज्ड एज स्टॉक एक्सचेंज बाय सेबी in 1993 and commenced operation in 1994. A stock exchange is a centralized marketplace where securities such as stock, bonds, derivatives are bought and sold by the investors. India's largest stock market है by market cap, and Nifty 50 owned and managed by NSE Indices Limited is a flagship stock market index of NSE, and it is consists of 50 stock indexes from various sectors of the company इकॉनमी के वेरियस सेक्टर्स 50 स्टॉक को मिला के निफ्टी 50 बनाया गया. पायनियर इंडिया टेक्नोलॉजी, तो फर्स्ट एक्सचेंज इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट इलेक्ट्रॉनिक और स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग. NSE इंडिसेस लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडेक्स, दैट इज निफ्टी EV एंड न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स टू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ कंपनीज विच फॉर्म द पार्ट ऑफ EV इकोसिस्टम. ये है. और को लोकेशन और प्रॉक्सिमिटी होस्टिंग, तो जो सेबी डिस्पोज्ड ऑफ प्रोसीडिंग अगेंस्ट द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इन द एलिज्ड को लोकेशन केस. और तो को लोकेशन और प्रॉक्सिमिटी होस्टिंग होती क्या है? तो इट अलाउज ब्रोकर्स टू प्लेस देयर सर्वर ऑन द प्रीमाइस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इक्विप्ड विद सुटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अ फी. And due to their proximity with the stock exchange servers, they provide faster price feeds, quicker execution of trades leading to the significant profits. Guideline for co-location क्या है? were released by SEBI in 2015. Further measures to strengthen the algorithmic trading and co-location framework were announced in 2018. तो co-location जो है अलाउड है कि नहीं अलाउड है? अलाउड तो इसीलिए लोग मतलब वही मुंबई जाके सब जाके ट्रेडिंग करते हैं ना, इसीलिए कि एकदम पास में रहे वहीं पे. India need to be cautious against excessive financialization. Just keep economic advisor. डेफिनेशन की अगर बात करें तो फाइनेंशियलाइजेशन इज अ प्रोसेस वेयरबाय फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंशियल इलाइट्स गेट ग्रेटर इन्फ्लुएंस ओवर इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इकोनॉमिक आउटकम. It also describes moving investments away from traditional physical assets like real estate, gold, or financial assets. Why excessive financialization is a concern? So, increased inequality, financial income is funneled to top 1% of the population through equity, distort functioning of the economy, profit flow increasingly from financial investment rather than trading goods and services. Thus, movement of stock market primarily determines economy instead of production of employment or rising standard of living. Rising household debts, stagnation of real wages may increase household reliance on loan and saving in this economy. Adverse impact on policy, financialization may push for policy favoring predatory lending, higher risk taking and erosion of full support.
नेक्स्ट इंडियन डेरिवेटिव मार्केट्स। सेबी ने अनाउंस किया है सेवरल मेजर्स टू टाइटन द नॉर्म्स अराउंड द डेरिवेटिव ट्रेडिंग टू प्रिवेंट द स्पेकुलेशन ट्रेडिंग। तो डेरिवेटिव मार्केट क्या होती है? डेरिवेटिव्स आर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स सेट बिटवीन टू और मोर पार्टीज दैट डेराइव देयर वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट्स लाइक सिक्योरिटीज, कमोडिटीज, बुलियंस, करेंसी। तो इनके लिए इन पे जो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स बना उसको डेरिवेटिव बोलेंगे। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ट्रेडेड ऑन एन एक्सचेंज लाइक NSE और ओवर द काउंटर मार्केट वेयर सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड बाय द ब्रोकर डीलर नेटवर्क विदाउट बीइंग लिस्टेड ऑन एन एक्सचेंज। बिना उसके भी कर सकते हैं। तो 4 टाइप के डेरिवेटिव होते हैं: फ्यूचर, फॉरवर्ड, ऑप्शन, स्वैप। तो जो फ्यूचर डेरिवेटिव है, बाई एंड सेल एसेट इन द फ्यूचर एट अ सेट प्राइस and exchanged on standardized term, hedge or speculated on price, leveraged, used, settled in cash or asset। फॉरवर्ड में जो है ओवर द काउंटर ट्रेडेड कस्टमाइज्ड टर्म्स, इन्वॉल्व फिजिकल एसेट डिलीवरी एंड कॉमन फॉर कमोडिटीज, करेंसीज, इक्विटीज, सेटलमेंट एट एक्सपायरेशन ऑफ फॉर कैश। ऑप्शंस में होल्डर्स राइट है, नॉट द ऑब्लिगेशन टू ट्रेड एट प्रेजेंट प्राइस। तो कॉल और बाई एंड पुट और सेल ऑप्शंस होते हैं एंड ट्रेड ऑन एक्सचेंजेस और ओवर द काउंटर। बायर पे प्रॉफिट पोटेंशियल एंड सेलर्स कलेक्ट एंड टेक ऑब्लिगेशंस। ऑप्शंस डेरिवेटिव हो गया। स्वैप डेरिवेटिव क्या होता है? एक्सचेंज कैश फ्लोज बिटवीन द पार्टीज। इंटरेस्ट रेट, करेंसीज, क्रेडिट डिफॉल्ट्स ये होते हैं, OTC पे ट्रेड होते हैं एंड ऑफन हैव काउंटर पार्टी रिस्क एंड सम कैन बी सेंट्रली क्लियर्ड। 4 टाइप के हैं डेरिवेटिव। व्हाट आर द डेरिवेटिव यूज फॉर? तो हेजिंग में यूज़ होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट में। इट अलाउ पार्टिसिपेंट टू हेज अगेंस्ट प्राइस फ्लक्चुएशन, इंटरेस्ट रेट चेंजेस। स्पेकुलेशंस में इन्वेस्टर स्पेकुलेट ऑन द प्राइस मूवमेंट ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट एंड एज्यूम रिस्क विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवॉर्ड। लीवरेज अ पोजीशन, तो इन्वेस्टर कैन कंट्रोल अ लार्ज पोजीशन विद अ स्मॉलर अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट ऑफरिंग द पोटेंशियल फॉर एम्पलीफाइड रिटर्न्स और इंक्रीज्ड रिस्क। Leverage means a use of borrowed funds to increase the return from an investment, and position refers to the amount of security or share owned or sold by an individual or entity. Derivative regulation in India. Trading in derivatives is regulated under the Securities Contract Regulation Act 1956 and the Security and Exchange Board of India 1992. The Security Contract Regulation Act 1956 aims to prevent the undesirable transaction in securities by regulating the business. Recently, CRR in 1956 amended to facilitate the direct listing of securities by public Indian companies on international exchanges of International Financial Service Center (IFSC). The derivative exchange segment function as a self-regulatory organization and SEBI act as a oversight regulators. Credit rating agency की बात करें तो CRA became the first Indian credit agency to enter the global scale rating space, including sovereign rating. What are the credit rating agencies? The credit rating agencies have forward-looking opinion on the relative ability of an entity to meet financial commitments. That is credit risk or relative credit worthiness of the bond. Credit rating agency is different from credit bureau, as credit rating agency provide an opinion related to the future debt repayment by borrower, while credit bureau provides information on past debt repayment by borrowers. Credit rating agency in India is primarily regulated by SEBI. There are 7 credit rating agencies registered with SEBI. They are acquired, CRISIL, ICRA, CARE, Indian Rating and Informix and Brickwork. However, certain other regulatory entities like RBI, IRDAI also regulate certain aspects of scale trading agencies under their respective sectoral jurisdiction.
RBI issues accreditation to CRA as external credit assessment institution for rating bank loan, except pre-work rating. All 6 CRAs are RBI accredited domestic credit rating agency. SEBI Credit Rating Agency Regulation 1999 provides the agencies are required to disclose their rating criteria, methodology, default regulations, and guideline on dealing with conflict of interest. अबे सीआरए को तो आरबीआई रेगुलेट करता है ना, तो सेबी ने गाइडलाइन क्यों दिया? आरबीआई का सीआरए को सेबी तो रेगुलेट करता है। ओ हमने आरबीआई गलत पढ़ दिया था ना। आरबीआई और इरिडा और पीएफआरडे कुछ सेक्टोरल जुरिसडिक्शन में रेगुलेट करते हैं, ओवरऑल तो सेबी रेगुलेट करता है। ओके। सोवरेन क्रेडिट रेटिंग अबाउट assessment of countries or sovereign entities' ability to meet debt obligations, including both capability and willingness to pay debt. Parameter: growth rate, inflation, government debt, short-term external debt as a percentage of GDP, political stability. तो इसमें growth rate, inflation, government debt, short-term external debt as percentage of GDP, political stability ये सब आते हैं। Rating में vary from AAA highest rating to D lowest rating. Threshold of investment grade is considered to be BBB for S&P and Fitch and Ba3 for Moody's. So S&P और Fitch के लिए BBB and Baa3 for Moody's. Significance क्या है? Facilitates borrowing from global capital market at low cost, boost investors' confidence, attracts foreign investors. Domination of 3 US-based rating agencies, S&P, Moody's and Fitch. नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इनविट्स। सेबी ने अमेंड किया है इनविट्स रेगुलेशन 2024 एंड द न्यू नॉर्म्स अलाउड द इशुएंस ऑफ सबऑर्डिनेट यूनिट्स बाय प्राइवेटली प्लेस्ड इनविट्स only to the sponsor or acquisition of an infrastructure project, and the move aim to bridge the difference in the valuation done by the sponsor for an asset and that by the InvIT as a buyer. InvIT जो है type of investment vehicle है similar to the mutual fund that allows investor to invest in the infrastructure projects like toll road, power lines and pipeline. जो इस सब में जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए व्हीकल है। द स्पॉन्सर्स इंफ्रा कंपनीज हैं सेटअप बाय द इनविट्स थ्रू सेबी एंड आर रिकॉग्नाइज्ड एज बोरोवर्स अंडर द सरफासी एक्ट ऑफ 2002 एंड पार्टीज टू एन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इंक्लूड इट्स ट्रस्टी, स्पॉन्सर, इन्वेस्टमेंट मैनेजर एंड प्रोजेक्ट मैनेजर। And InvITs earn income through toll, rent, interest and or dividend from their investments, which in turn distributed to the investor as their taxable earnings. Significance क्या है InvIT का? तो low ticket size investor can get invest small amounts and liquidity में invest listed on stock exchanges and can be exit at any point also. Next है Investor Education and Protection Fund Authority. तो IEPFA ने लॉन्च किया एक न्यू टोल फ्री नंबर टू बेटर सर्विस कंप्लेंट क्वेरीज अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स काम करता है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड एस्टेब्लिश्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड and it focuses on safeguarding investor interest by facilitating the refund of shares, unclaimed dividends and mature deposits or debentures. Front running. Recently mutual fund was alleged to have indulged in the front running. Front running होता क्या है? Refer to the usage of non-public information to directly or indirectly buy or sell securities or enter into options or future contracts in advance of a substantial order. Illegal है इंडिया में फ्रंट रनिंग. इट अंडरमाइंस द कॉन्फिडेंस इन द फाइनेंशियल मार्केट एंड क्रिएट एन अनइवन प्लेइंग ग्राउंड कि भाई पहले से हम पता है, पहले से हम आगे बढ़ के खरीद लिए सब एंड अदर जो है अनइवन प्लेइंग फील्ड हो जाएगा अदर इन्वेस्टर के लिए. 2022 में जो है सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996 जो है वॉज अमेंडेड टू इनकॉर्पोरेट प्रोविजन टू काउंटर दी फ्रंट रनिंग.
ये है नेक्स्ट है अपना जो है, तो इनसाइडर ट्रेनिंग और फ्रंट रनिंग तो एक ही चीज़, मतलब क्या ये लगभग सेम ही चीज़ हुआ। चलो ये छोड़ दो ना। इंडिया वोलेटाइलिटी इंडेक्स रिसेंटली जो है तो यह क्या है, इसमें वॉलेटिलिटी इंडेक्स मेजर द अमाउंट ऑफ बाय विच एन अंडरलाइंग इंडेक्स इज एक्सपेक्टेड टू फ्लक्चुएट, उसको बोलते हैं वोलेटिलिटी इंडेक्स। एंड इन द नियर टर्म्स लाइक मतलब 3 कैलेंडर डेज में, 1 महीने में हो जाए, हायर द इंडिया VIX वैल्यू हायर द एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी एंड वाइस वर्सा। ऑब्वियसली इट इज बेस्ड ऑन द इंडेक्स ऑप्शन प्राइसेस ऑफ द निफ्टी and uses computation method by Chicago based option exchanges and जो शिकागो बेस्ड ऑप्शन एक्सचेंज है was the first to introduce volatility index in the US market in 1993। फिर फिंटरनेट, तो नंदन नीलकानी जो इन्फोसिस के को फाउंडर हैं प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ फिंटरनेट एज अ वर्जन ऑफ फ्यूचर फाइनेंशियल सिस्टम। तो फिंटरनेट जो है इन्विसाज द इंटरकनेक्टेड फाइनेंशियल इकोसिस्टम like internet empowering individuals and businesses by placing them at the center of their financial activities. It enables seamless transfer of any financial assets, any amount, anytime, anywhere using any device. It also reduces the barrier between the financial services, simplifying clearing, messaging chains and eliminating the function system frictions. इंटरनेट हो गया। फिर परपेचुअल बॉन्ड, तो इंडियाज़ फर्स्ट एडिशनल Tier 1 perpetual bonds were issued after recent rule changes to make them more appealing. Perpetual bonds जो होते हैं they are the fund raising instrument that do not carry any maturity date as bonds usually do. Instead they offer to pay their bonds buyers a coupon or interest rate at a fixed date for perpetuity. Investor can get the principal back by selling the bond in the second market or when the issuer decide to redeem the bond. These bonds have an obligation only to pay interest and are not required to repay the debt. परपेचुअल बॉन्ड्स बोलते हैं, इसमें डेट नहीं रहेगा। पार्टिसिपेटरी नोट्स, पी नोट्स जो है रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्ट FPI डोमिसाइल्ड एट द गिफ्ट इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल सर्विस सिटी है हैज़ बीन अलाउड टू इशू पार्टिसिपेटरी नोट। P notes are usually are issued by registered FPI to overseas investor to invest in the Indian stock market without registering themselves directly. So P notes act like a substitute for underlying Indian company shares, and benefit is to avoid the hassle of registering with SEBI and offers anonymity, more choices for investor for investing in the Indian stocks. So Indian International Bullion Exchange, तो इस SBI हैज़ बिकम दी फर्स्ट ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर एट इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। ये इस्टेब्लिश हुआ है वही अपना गिफ्ट सिटी गांधीनगर में 2022 में। बुलियंस रिफर टू द फिजिकल गोल्ड एंड सिल्वर मिला बुलियन बोलते हैं ऑफ हाई प्योरिटी दैट ऑफर्स केप्ट इन द फॉर्म ऑफ बार इनगोट्स और कॉइन्स जो होते हैं सब regulated by the IFSC authority and promoted by India's leading market infrastructure institutions like NSE or Multi Commodity Exchange of India. Carry trade, so yen carry trade has been in focus in the past few trading sessions in the wake of the sell-off of shares of the US technology giants. Carry trade क्या है? is an investment strategy है most often associated with the foreign currency trading. In a carry trade, an investor borrows a low interest currency to buy a currency or asset earning a high interest rate. It is higher risk strategy due to volatile currency or exchange in the interest rate. Changes in interest rate क्या है यार ये सब बात। चलो बाद में होगा, कल करते हैं। क्या एक्सटर्नल सेक्टर से कल किया जाएगा।